नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एरो इंजन की तरफ से है और अभी हम एरो इंजन को लेकर एक बहुत ही बड़ी और अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। कुछ दिन पहले मैंने आप सभी को बताया था कि भारत की तरफ से भी जापान के साथ एरो इंजन डेवलपमेंट में शामिल होने के लिए प्रपोजल दिया गया था। खास करके एमका के लिए एक नेक्स्ट जनरेशन एरो इंजन को डेवलप करने के लिए भारत की तरफ से जापान की XF9 सीरीज की इंजन की डेवलपमेंट में शामिल होने का प्रपोजल रखा गया था। अभी इसको लेकर कुछ बहुत ही बेहतरीन अपडेट सुनने को मिल रहा है और अभी मिली रिपोर्ट के मुताबिक अब जापान ऑफिशियली एमका के इंजन डेवलपमेंट की रेस में शामिल हो चुका है। जापान की तरफ से अभी अपने IHI XF91 टर्बोफैन इंजन को भारत के साथ मिलकर को डेवलप और लोकल प्रोडक्शन का ऑफर दिया जा रहा है, जो कि इंडियन एयरफोर्स के लिए बनने वाले नेक्स्ट जनरेशन 5.5 जनरेशन सेल्फ फाइटर जेट को पावर करने में सक्षम होने वाला है। इस डेवलपमेंट के बाद जापान चौथा देश बन चुका है जो कि एमका के इंजन प्रोग्राम के लिए भारत के साथ मिलकर काम करने की कोशिश करना चाहता है और इससे ग्लोबल लेवल पर भारत के साथ एक एरो इंजन को डेवलप करने की कंपटीशन और भी इंटेंस होने की उम्मीद किया जा रहा है। जापान की XF91 इंजन की बात करें तो इसको IHI कॉर्पोरेशन और जापान की अटला एजेंसी के कोलैबोरेशन से डेवलप किया जा रहा है। ये इंजन 110 किलोटन की ड्राई थ्रस्ट और 147 किलोटन की वेट थ्रस्ट को डिलीवर कर सकता है और जरूरत पड़ने पर सेम इंजन को 196 किलोटन तक की थ्रस्ट को डिलीवर करने के लिए मॉडिफाई किया जा सकता है। अब एमका को पावर करने के लिए भारत को एक 110 से 120 किलोटन क्लास की थ्रस्ट को डिलीवर करने वाले इंजन की जरूरत है, जो कि मिनिमम 70 टू 75 किलोटन के आसपास की ड्राई थ्रस्ट और मैक्सिमम 120 किलोटन की वेट थ्रस्ट को डिलीवर करना चाहिए। उस हिसाब से जापान का इंजन काफी पावरफुल होने वाला है, लेकिन जापान का कहना है कि इंजन स्केल अप और स्केल डाउन किया जा सकता है, जिस वजह से इसकी थ्रस्ट को इंडियन रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट किया जा सकता है। इस इंजन की खास बात यह भी है कि ये इंजन फ्यूचर रेडी इंजन है, जो कि 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट के लिए सुइटेबल होने वाला है, जो कि भारत के लिए फ्यूचर प्रूफ सिस्टम भी होने वाला है। और अभी पता चला कि अगले कुछ महीने में इंडियन एयरफोर्स और GTRE की तरफ से इस ऑफर की टेक्निकल कंपैटिबिलिटी, कॉस्ट और स्ट्रेटेजिक वैल्यू के बेसिस पर एक डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं, जिसके बाद इसको लेकर क्लियर पिक्चर मिलने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी की तरफ से। रिसेंटली पाकिस्तान के साथ हुई लड़ाई में इजरायली ओरिजिन रैम्पेज मिसाइल की परफॉर्मेंस को देखने के बाद इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी कुछ और इजरायली ओरिजिन वेपन सिस्टम को इवैल्यूएट करना स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें से एक इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की तरफ से डेवलप किया गया विंड डेमन मिसाइल है और दूसरा रफाल एडवांस सिस्टम की तरफ से डेवलप किया गया आइस ब्रेकर मिसाइल है। अब इनमें से सबसे पहले विंड डेमन मिसाइल की बात करते हैं तो ये एक लाइट वेट कैटेगरी की एयर टू सरफेस मिसाइल है, जिसका वेट करीब 140 kg के आसपास है, लेकिन इसका रेंज 200 किलोमीटर से ज्यादा होने वाला है। इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और लेजर होमिंग सीकर का इस्तेमाल किया जाता है, जिस वजह से दिन और रात किसी भी कंडीशन में प्रिसाइज टारगेटिंग कर सकता है। सबसे खास बात यह कि इसमें रियल टाइम वीडियो ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी मौजूद है और ये पर्सनल लूप सिस्टम को ऑफर करता है, जिसका मतलब है कि ये टारगेट को हिट करने तक लाइव वीडियो फीड को सेंड कर सकता है और इसका ऑपरेटर लास्ट मोमेंट तक टारगेट को एडजस्ट कर सकता है, जिससे प्रिसाइज टारगेटिंग पॉसिबल होने वाला है। इसमें मल्टीपल वॉरेट भी इस्तेमाल किया सकते हैं, जिसमें मिशन के हिसाब से ब्लास्ट, फ्रेगमेंटेशन या पीसीबी एम्यूनिशन का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आइस ब्रेकर मिसाइल की बात करें तो ये एक लॉन्ग रेंज की ऑटोनोमस मिसाइल होने वाली, जिसका डिजाइन स्टेल्थी और GNSS डिनाइड एनवायरनमेंट के लिए ऑप्टिमाइज किया गया। इसका इंफ्रारेड सीकर ऑटोमेटिक टारगेट रिकॉग्निशन सिस्टम यानी कि ATR सिस्टम इसे इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के अगेंस्ट में काफी इफेक्टिव बनाता है। आइस ब्रेकर की रेंज और इसकी सी स्किमिंग कैपेबिलिटी और फ्लाइट पैटर्न इसे एनिमी की एयर डिफेंस से बचने में मदद करता है। साथ ही इसका सेल्वे अटैक मोड एक ही टाइम पर मल्टीपल मिसाइल से स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी देता है, जो कि एनिमी डिफेंस को ओवरपावर कर सकते हैं। स्ट्रेटेजिकली ये दोनों ही मिसाइल सिस्टम इंडियन एयरफोर्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट में फिट हो सकते हैं। विंड डेमन की वर्सेटिलिटी और मैन इन लूप कंट्रोल सिस्टम इसे टैक्टिकल ऑपरेशन के लिए यूजफुल बनाने वाला है, जबकि आइस ब्रेकर की बात करें तो ये डीप स्ट्राइक और ऑटोनोमस कैपेबिलिटी के साथ आता है, जिस वजह से ये स्ट्रेटेजिक टारगेट जैसे कि एनिमी कमांड सेंटर, नेवल शिप्स या हेवीली डिफेंडेड एयरबेस को हिट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर मेक इन इंडिया एंगल से देखा जाए तो दोनों ही कंपनीज इंडियन एयरफोर्स के साथ लोकल प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी शेयरिंग पर बातचीत कर सकते हैं। अगर ये डील आगे बढ़ता है तो इसका फायदा सिर्फ इंडियन एयरफोर्स को मिसाइल कैपेबिलिटी के मामले में नहीं होगा, बल्कि इंडियन डिफेंस इंडस्ट्रीज को भी यहाँ पे फायदा मिलने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट एमका की तरफ से और अभी हम एमका की कॉकपिट में इस्तेमाल होने वाले लार्ज एरिया डिस्प्लेस के बारे में बात करने वाले हैं।
भारत की लीडिंग डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी सैमटेल एवियोनिक्स की तरफ से अभी एडवांस स्मार्ट वाइड एरिया डिस्प्ले को डेवलप किया गया, जिसे अभी ऑफिशियली एमका के कॉकपिट में इंटीग्रेट करने के लिए प्रपोज किया जा रहा है। यह अपडेट कंफर्म किया गया है सैमटेल के मैनेजिंग डायरेक्टर पुनीत कोरा के द्वारा, जिन्होंने ये बात बताया है कि ये इंडिजिनस डिस्प्ले सिस्टम 5th जनरेशन फाइटर जेट की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया। अब अगर सैमटेल की तरफ से डेवलप किए गए इन स्मार्ट वाइड एरिया डिस्प्लेज के बारे में डिटेल में बात करें तो ये डिस्प्ले सिस्टम हाई रेजोल्यूशन टच स्क्रीन और एडवांस ग्राफिक के साथ आता है, जो पायलट को कॉम्प्लेक्स मिशन डाटा को सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में दिखाने वाला है। इसका उद्देश्य ये है कि ये पायलट को मिशन के दौरान मैक्सिमम सिचुएशनल अवेयरनेस को प्रोवाइड कर सके और कॉग्निटिव लोड को कम किया जा सके। इससे पायलट के ऊपर स्ट्रेस थोड़ा कम पड़ेगा और एक्यूरेट डिसीजन लेने में मदद मिलेगा। सैमटेल की तरफ से दिखाए गए डाटा के मुताबिक एमका के कॉकपिट में कुछ खास नए कंपोनेंट का इस्तेमाल होने वाला है। इसमें सबसे पहले तो एक पैनोरामिक टच स्क्रीन डिस्प्ले मौजूद होने वाला है, जो कि प्राइमरी इंटरफेस होने वाला है, जहां पायलट रियल टाइम डाटा जैसे कि नेविगेशन, टारगेटिंग और सेंसर फीड्स को एक ही जगह पर देख सकता है। इसके साथ ही कुछ पोर्ट्रेट ओरिएंटेड मल्टीफंक्शन डिस्प्ले भी यहाँ पे मौजूद होने वाले हैं, जो कि वर्टिकली माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम होने वाला है, जो कि मिशन क्रिटिकल डाटा जैसे कि रडार ट्रैकिंग और वेपन स्टेटस को वहां पे फेच करने वाले हैं। इसके साथ एमका में एक वाइड एंगल होलोग्राफिक हेड अप डिस्प्ले यानी कि हड को भी इस्तेमाल किया जाने वाला है और ये फ्यूचरिस्टिक हड डायरेक्टली पायलट के फील्ड ऑफ व्यू के अंदर ही सारे के सारे जरूरी फ्लाइट इन्फॉर्मेशन को प्रोजेक्ट करने वाला है। पुनीत कोरा की तरफ से ये भी हाईलाइट किया गया कि यह टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से इंडिजिनस सिस्टम है, जिसको मेक इन इंडिया स्कीम के अंदर डेवलप किया गया। सैमटेल की तरफ से पहले भी हमारे सुखोई, तेजस और जगुआर जैसे एयरक्राफ्ट के लिए मिलिट्री ग्रेड की मल्टी फंक्शन डिस्प्ले को सप्लाई किया चुका है, जिस वजह से अभी एमका के लिए ये एक नेचुरल चॉइस बनने वाली है। अगला अपडेट एविएशन और एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ से। टर्बोप्रोप एयरक्राफ्ट बनाने वाली यूरोप की मशहूर कंपनी एटीआर की तरफ से सिग्नल दिया जा रहा है कि वो भारत में एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को एस्टेब्लिश करने के बारे में प्लान कर रहे हैं। ये बात एटीआर के एशिया पैसिफिक के हेड जीन पेयर की तरफ से बिजनेस स्टैंडर्ड को दिए गए इंटरव्यू के दौरान कंफर्म किया गया। एटीआर एयरबस और लियोनार्डो के बीच एक जॉइंट वेंचर कंपनी है, जो कि फिलहाल फ्रांस और इटली से ऑपरेट करता है। और एटीआर की बेस्ट सेलिंग मॉडल की बात करें तो वो एटीआर 42 और एटीआर 72 मॉडल होते हैं, जो कि खास करके रीजनल ट्रांसपोर्ट के लिए काफ़ी सुइटेबल एयरक्राफ्ट माने जाते हैं और भारत में इसी सेगमेंट में एयरक्राफ्ट की डिमांड काफ़ी बढ़ने की उम्मीद किया जा रहा है। एटीआर की एशिया पैसिफिक चीफ की तरफ से कंफर्म किया गया कि भारत में पहले से ही एयरबस और लियोनार्डो की तरफ से स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट किया जा चुका है, जो कि फ्यूचर में एटीआर को भारत में अपनी प्रोडक्शन लाइन को या प्रोडक्शन फैसिलिटी को एस्टेब्लिश करने में काफ़ी मदद कर सकता है। स्ट्रेटेजिक एंगल से देखा जाए तो भारत का एविएशन सेक्टर अब दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट में से एक बन चुका है और गवर्नमेंट की उड़ान स्कीम जैसी इनिशिएटिव की वजह से स्मॉल टाउन और टियर 2 सिटीज में अभी एयर कनेक्टिविटी का डिमांड बढ़ता जा रहा है और इसी नीड को एटीआर के फ्यूल एफिशिएंट टर्बोप्रोप एयरक्राफ्ट परफेक्टली सूट करने वाले, क्योंकि ये शॉर्ट रूट्स के लिए जेट के मुकाबले ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होने वाले। एटीआर का भारत में प्लांट लगाना सिर्फ उनकी मार्केट प्रेजेंस को मजबूत नहीं करेगा, बल्कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को भी स्ट्रांगली बूस्ट करने वाला है, जिससे जॉब क्रिएशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लोकल इकोसिस्टम में ग्रोथ जैसे कई पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ने वाले। फिलहाल इसकी कोई फिक्स टाइमलाइन अभी अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन एटीआर के कमेंट्स एक स्ट्रॉन्ग इंटेंट को यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि वो भारत में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये मूव बोइंग और एयरबस जैसे कंपटीटर के इंडियन एक्सपेंशन एफर्ट के पैरेलल में भी देखा जा रहा है। एटीआर के एयरक्राफ्ट फिलहाल इंडिगो और अलायंस एयर जैसे इंडियन कैरियर फ्लीट में इस्तेमाल किए जा रहे हैं और अगर इनको भारत में बनाना स्टार्ट किया जाता है तो इनका कॉस्ट एयरबस और बोइंग के एयरक्राफ्ट के मुकाबले काफ़ी कम रहने वाला है, जो कि और ज़्यादा मात्रा में इंडियन एयरलाइंस में शामिल होने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट भारत और रशिया की तरफ से। रशियन मीडिया के कुछ सेक्शन ने रिसेंट भारत और पाकिस्तान की ड्रोन कॉन्फ्लिक्ट के दौरान इंडियन एयरफोर्स की फाइटर जेट के लॉसेस का झूठा नैरेटिव एम्पलीफाई किया गया था, जो कि क्लियरली पाकिस्तानी बैक्ड प्रोपेगेंडा लग रहा था या इंटेंशनली रशियन ओरिजिन Su-57 एयरक्राफ्ट को भारत में पुश करने की कोशिश लग रहा था। रशियन आउटलेट्स ने बिना किसी इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन के ऐसे स्पेकुलेटिव रिपोर्ट को पब्लिश किए थे, जिसमें बताया जा रहा था कि पाकिस्तानी ड्रोन अटैक से इंडियन एयरफोर्स को नुकसान हुआ था। अब एक दिन पहले ही रशियन Tu-95 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर पर लो कॉस्ट ड्रोन अटैक होने की बात सामने आई थी, जिसमें रिपोर्टेडली 40 के आसपास बॉम्बर को नुकसान होने की बात सामने आई, जिसमें कुछ पूरी तरीके से और कुछ पार्शियली डैमेज हुए हैं। ये ड्रोन अटैक यूक्रेन की तरफ से किया गया था, जिसमें होममेड ड्रोन रशियन एयर स्पेस में अंदर जाकर हाई वैल्यू टारगेट को हिट कर रहे थे। इससे मॉस्को की एयर डिफेंस कैपेबिलिटी और खास करके काउंटर यूएवी कैपेबिलिटी में काफी कमी दिखाई पड़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ भारत के इंडिजिनस एंटी ड्रोन सिस्टम जैसे कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और डीआरडीओ की तरफ से बनाया गया सिस्टम पाकिस्तान के स्वार्म ड्रोन अटैक को इफेक्टिवली काउंटर कर चुके हैं और रिसेंटली इंडियन एंटी ड्रोन सिस्टम ने पूरे दुनिया के सामने अपनी कैपेबिलिटी को प्रूव किया है।
इंडियन ऑफिशियल ने बात कंफर्म किया कि इंडियन एयरफोर्स की एयरवेज पर कोई भी पाकिस्तानी ड्रोन सक्सेसफुली एंटर नहीं कर पाया था और इसका क्रेडिट पूरी तरीके से भारत की बैटल प्रूवन एंटी ड्रोन सिस्टम को जाता है, जो कि बहुत सॉफ्ट किल और हार्ड किल सिस्टम का इस्तेमाल करके दुश्मन की ड्रोन को मार के गिरा रहे हैं। इनमें जैमिंग, स्पूपिंग, लेजर वेपन और काइनेटिक इंटरसेप्टर भी शामिल है, जो कॉम्प्लेक्स जीपीएस डिनाइड एनवायरनमेंट में भी काम कर सकते हैं। तो अभी इसी के चलते रशिया को इंडियन मेड एंटी ड्रोन सिस्टम को ऑफर करने का प्रपोजल दिया जा रहा है। और अगर रशिया अपनी एयरवेज में इंडियन मेड एंटी ड्रोन सिस्टम को डिप्लॉय करना चाहता है तो फ्यूचर में इस तरीके की चीप ड्रोन से होने वाले कोई भी अटैक को बहुत ही आसानी से काउंटर किया जा सकता है। और जैसे कि भारत और रशिया के बीच बहुत ही अच्छे रिलेशन है, तो ऐसे सिस्टम को अगर रशिया भारत से खरीदना चाहेगा तो बहुत ही आसानी से इनको रशिया एक्वायर कर सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।